गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य एवं इसमें परिवर्तन से संबंधित अध्ययन चल रहा है। पिछली क्लास में हमने मुद्रास्फीति को दूर करने के उपायों का अध्ययन किया और साथ में अविस्फीति जो होती है, कीमतों का लगातार गिरना, अविस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत लक्षणों वाली होती है। इसके अंतर्गत कीमतों का लगातार गिरना अविस्फीति कहलाता है। इससे अर्थव्यवस्था पर गलत इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है। साथ में अविस्फीति के कारणों के बारे में चर्चा की, अविस्फीति उत्पन्न क्यों होती है, इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और साथ में इसको दूर करने के उपायों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक से देखा था पिछली क्लास में। आज मुद्रास्फीति और अविस्फीति इन दोनों समस्याओं का जब हमने सामने अध्ययन हो चुका है तो मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण कहा गया और अविस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा गया है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि मुद्रास्फीति जो होती है, जो कि एक जटिल समस्या है, ये भी जो है अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण होती है। जबकि अविस्फीति की अगर अपन बात करते हैं तो अविस्फीति तो अनुपयुक्ति कही गई है कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज नहीं है, अनुपयुक्त बताई गई है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण ये चीज की गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, क्वेश्चन आता है कई बार, स्पष्ट कीजिए मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है व अविस्फीति को अनुपयुक्त बताया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण व अविस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा गया। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण, मुद्रा स्फीति को अन्यायपूर्ण व अविस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क निशान। इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण है तो अविस्फीति भी जो है अनुपयुक्त होती है, क्यों होती है। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण इसलिए कहा गया है कि इससे ऋणदाता, जो ऋण देने वाला है, बचत करने वाले जो लोग हैं, वेतनभोगी जो मजदूर हैं या वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं या व्यक्ति हैं, उपभोक्ता हैं, इन सभी को क्या होती है, हानि होती है, नुकसान होता है मुद्रास्फीति की स्थिति में। अतः यह आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। जो मुद्रास्फीति है यह आर्थिक असमानता को कैसे बढ़ाता है, इसके अंदर ये जो आपका समाज मान लीजिए, देश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसमें जो वर्ग है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, इन दोनों के बीच में आय की असमानता ये लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। क्योंकि धनी वर्ग ज्यादा धनी हो जाता है और गरीबों की आय कम हो जाती है, वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है, उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के कारण। और जो धनी वर्ग है, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, मुद्रा की वस्तु की कीमत के बढ़ने से उनका लाभ ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, वो और ज्यादा मात्रा में निवेश करते हैं, और ज्यादा निवेश करेंगे तो उनकी उत्पादन और आय में और ज्यादा वृद्धि होती है, जिससे धनी और ज्यादा धनी और गरीब गरीब रह जाते हैं या और ज्यादा गरीब हो जाते हैं।
यह शहर या गांव के बीच की खाई को भी बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में तो सभी सुविधाएं होती है, लेकिन गांव में जो है मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव होता है। पानी की सुविधा नहीं होती है, बिजली की सुविधा नहीं होती है, सड़कें प्रॉपर मात्रा में नहीं होती है, स्कूल वगैरह का अभाव होता है, अस्पताल वगैरह नहीं होते हैं। कुल मिला के जहाँ पर सुविधाएं हैं वहाँ पर तो और सुविधाएं होती है, और जहाँ पर सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर सुविधाएं और ज़्यादा कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार शहर और गांव के बीच की खाई भी बढ़ती चली जाती है। इससे शहरों की आमदनी गांव की आमदनी की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा मात्रा में होगी, जहाँ पर व्यक्ति को रोजगार आराम से मिल सकेगा, वो व्यक्ति वहीं पर रहना पसंद करेगा और उससे आय में वृद्धि होती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है, रोजगार का अभाव होता है, व्यक्ति बेरोजगार बैठा रहता है, जिससे उसकी आय में कमी हो जाती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आय भी कम होती है। इससे निर्यातों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है? जब आपके देश में जो वस्तु बन रही है उस वस्तु की कीमत लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब कीमतों में वृद्धि हो रही है तो हमारी वस्तु जो है विदेशों में नहीं बिकेगी और निर्यात कम हो जाते हैं, और आयात जब बढ़ने लगते हैं तो हमारा इससे व्यापार जो संतुलन है वो भी घाटे में चला जाता है। इस प्रकार अब इस मुद्रास्फीति को जो है अन्यायपूर्ण कहा गया है। बात करते हैं अब स्फीति की, कि मुद्रास्फीति से तो आपको बता दिया कि ये नुकसान होता है, इसलिए मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण कहा गया है। अब स्फीति अनुपयुक्त क्यों कहलाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब स्फीति से उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अब स्फीति में होता क्या है। अब स्फीति में कीमतों में क्या होती है? लगातार कीमतों में लगातार कमी होती चली जाती है। अब जब कीमतों में लगातार कमी होगी तो जो उत्पादक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो वस्तु का उत्पादन कम करने की सोचेंगे, और वस्तु का उत्पादन कम करने की सोचेंगे क्योंकि उनके लाभ जो है कम होते हैं। लाभ कम होंगे तो उत्पादन करने के लिए वो प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि लाभ कम हो रहा है, वस्तु की कीमत में लगातार कमी हो रही है, वस्तु की मांग कम हो रही है। वस्तु की मांग क्यों कम हो रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इससे बेरोजगारी से श्रमिक वर्ग को कष्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उत्पादक और जो व्यापारी हैं वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं करेंगे। जिन व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है उन व्यक्तियों को जो है रोजगार से छटनी कर दी जाएगी, फलस्वरूप वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाता है। अतः यह स्थिति मुद्रास्फीति से ज्यादा खराब मानी जाती है कि मुद्रास्फीति में व्यक्ति को रोजगार तो मिला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादक जो व्यापारी होते हैं वो व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में जो है ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, और रोजगार जब मिलता है तो वो महंगाई से या बढ़ती हुई महंगाई से लड़ सकते हैं। तो मुद्रास्फीति की अपेक्षा अब स्फीति जो है ज्यादा अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति इसमें बेरोजगार हो जाता है। इसके साथ ही मुद्रास्फीति व अपस्फीति दोनों ही खराब दशाएं हैं। ऐसे नहीं कह रहे कि अपस्फीति खराब और मुद्रास्फीति अच्छी है। अगर हम दोनों की ही बात करते हैं तो दोनों ही जो है खराब होती है, लेकिन इसमें से अपस्फीति ज्यादा खराब मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति को रोजगार ही नहीं मिलता है, व्यक्ति को काम ही नहीं मिल रहा है, और जब काम ही नहीं मिल रहा तो उसे बिल्कुल भी आय प्राप्त नहीं होती है। व्यवहार में आर्थिक नीति का उद्देश्य जो होता है वो कीमत स्थिरता, यानी वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता के साथ साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति का होना माना जाता है, कि कीमतों में भी स्थिरता रहे और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहे। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। श्रमिक वर्ग के कष्ट कब बढ़ जाते हैं? श्रमिक वर्ग के कष्ट जब बढ़ जाते हैं जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। अतः यह स्थिति मुद्रास्फीति से ज्यादा खराब मानी जाती है, और इस प्रकार अब
बताई गई है अर्थव्यवस्था के लिए। आपको इस प्रकार से जो है स्पष्ट करना है अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो। इसके बाद हम जो मुद्रास्फीति की जो समस्या है उस मुद्रास्फीति को समाधान में विस्फीति जो कि मैंने आपको पहले बताया था और अविस्फीति का समाधान संस्फीति के रूप में होता है। तो नेक्स्ट जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे विस्फीति की। इसका हो गया आज इसका इतना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए विस्फीति। मुद्रास्फीति का जो दूर करने के लिए जो उपाय होते हैं वो विस्फीति के अंतर्गत आते हैं। तो विस्फीति उन उपायों को सूचित करती है जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनाए जाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में जो कीमतें लगातार बढ़ रही है, मूल्य स्थिरता की जो स्थिति थी वो मूल्य स्थिरता की स्थिति किसमें बदल गई? अस्थिरता में बदल गई। तो उस अस्थिरता को वापस स्थिरता में बदलने के लिए जिन उपायों को लिया जाता है वो उपाय विस्फीति के अंतर्गत आते हैं। तो विस्फीति के अंतर्गत जो उपाय आते हैं या विस्फीति एक उपायों के अंतर्गत आती है। मुद्रास्फीति एक बीमारी है तो उसका इलाज क्या कहलाएगी? विस्फीति कहलाएगी कि इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसके लिए कई उपाय काम में लिए जाते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं और बता देती हूँ। जैसे कि कर बढ़ाया जाता है तो करों में क्या होती है? वृद्धि होती है। करों में वृद्धि करके, अब करों में वृद्धि करेंगे तो किस प्रकार से वस्तु की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है? अब आपको पता है इसमें 2 प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाएगी। जब प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है तो व्यक्ति की खर्च योग्य आय कम हो जाती है और जब व्यक्ति की खर्च योग्य आय कम होती है तो वो कम वस्तुओं की मांग करेगा और कम वस्तुओं की मांग करेगा तो कीमतों का बढ़ना रुक जाएगा और कीमतें वापस नीचे की तरफ आने लग जाती है। इसके बाद जो है सरकारी व्यय में कमी करना, ये भी विस्फीति के अंतर्गत आता है। लिखिए, सरकारी व्यय में कमी करना कि सरकार के द्वारा जो भी व्यय किए जा रहे हैं उन व्ययों में कमी की जानी चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा कम मात्रा में आए। और जब लोगों के पास पैसा कम मात्रा में आएगा तो वो कम वस्तु की मांग करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा कम है और कम वस्तु की मांग करेंगे तो बढ़ती हुई कीमतें नीचे की ओर आने लग जाती है। इसके बाद ब्याज की दर ऊंची करना, ब्याज की दर ऊंची करना। ब्याज की दर ऊंची करना जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार ज्यादा मात्रा में होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में होता है तो रिजर्व बैंक जो है ब्याज की दरों को बढ़ा देती है। फलस्वरूप ज्यादा लोग जो है पैसा ब्याज पर देने लगते हैं और ज्यादा ब्याज पर पैसा देने लगेंगे तो जनता का पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत रिजर्व बैंक के पास आ जाता है और इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की जो स्थिति है वो मुद्रा प्रसार की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके बाद आयात बढ़ाना, आयात बढ़ाना, हम दूसरे देशों से या विदेशों से या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्फत जिन वस्तुओं की कीमतें हमारे यहाँ पर लगातार बढ़ रही होती है उन वस्तुओं पर नियंत्रण रखने के लिए हमें जब विदेशों से वस्तुओं का आयात करना पड़े तो हमें आयात भी करना चाहिए जिससे बढ़ती हुई कीमतों की जो है स्थिति या बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जा सकता है या उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाकर। इस प्रकार आयात बढ़ाकर भी जो है हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंट्रोलिंग व राशनिंग का प्रयोग करना,
नियंत्रण है, राष्ट्रीय कर लीजिए यहाँ पर। नियंत्रण व्यय राष्ट्रीय के द्वारा और उत्पादन बढ़ाकर भी। सरकार के द्वारा जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है तो जो निर्धन वर्ग है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फलस्वरूप सरकार जो है वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, साथ में गरीब वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन वर्गों को या उन लोगों को, समाज में जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन सभी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्फत जो है ये अनाज वगैरह देने की कोशिश करती है ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई से लड़ सके। साथ में उत्पादन बढ़ाने की अगर अपन बात करते हैं, वस्तुओं की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही होती है? वस्तुओं की कीमतें लगातार इसलिए बढ़ रही होती है क्योंकि ज्यादा मुद्रा कम माल का पीछा कर रही होती है। अगर उत्पादन को बढ़ाया जाए, वस्तु के उत्पादन की पूर्ति को बढ़ाया जाए तो वस्तु की कीमतें जो बढ़ रही है वो नीचे की तरफ आएगी और अधिक मुद्रा अधिक माल का पीछा करेगी। कहने का मतलब माल भी ज्यादा हो जाता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से नियंत्रित हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगाना नेक्स्ट इसके अंतर्गत आएगा। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगाना। अब आपको ये तो पता ही है मुद्रास्फीति होती क्यों है। मुद्रा का प्रसार जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा मात्रा में हो जाता है, लोगों के पास ज्यादा मात्रा में पैसा आ जाता है तो वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। तो इसके अंतर्गत मौद्रिक उपायों के द्वारा रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करने लगती है। एसएलआर की दर को बढ़ाकर, सीआरआर की दर को बढ़ाकर, बैंक दर या ब्याज की दर है उसको बढ़ाकर, चयनित साख नियंत्रण जो कि अपन ने पढ़ा है, खुले बाजार की क्रियाएं, उधार की अधिकतम दरें या सीमाएं, न्यूनतम उधार की दरें और भी बहुत सारे उपाय हैं। इनके द्वारा वो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है ताकि लोगों के पास बैंकों के मार्फत कम पैसा आए, और कम पैसा आएगा तो कम वस्तु की मांग करेंगे, और कम वस्तु की मांग करेंगे तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें जो बढ़ रही है उनको रोका जा सकता है। इसके बाद बजट के घाटों को कम करना 20 के अंतर्गत आएगा। 20 के उपाय में बजट के घाटों को कम करना। सरकार का जब व्यय ज्यादा हो जाता है, किससे? आय से ज्यादा जब व्यय हो जाता है तो सरकार का बजट कैसा हो जाता है? घाटे का बजट हो जाता है। इसके लिए सरकार जो है निर्यात जो है रिजर्व बैंक की द्वारा या रिजर्व बैंक से उधार लेने की कोशिश करती है, और जब उधार लेने की कोशिश करेगी या रिजर्व बैंक से उधार मांगती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आय में तो वृद्धि की जाए और व्यय में कमी की जाए। जब आय में वृद्धि की जाएगी और व्यय में कमी की जाएगी तो ये जो घाटे का बजट है वो कम होगा, और घाटे का बजट कम होगा तो हमें कम मुद्रा जो है उधार लेनी पड़ेगी या कम पैसा उधार लेना पड़ेगा, और कम पैसा उधार लेना पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था में ये जो मुद्रा प्रसार की स्थिति हो गई है उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। लेकिन अब तो रिजर्व बैंक के द्वारा उधार न लेकर अब सीधा बाजार से या बैंकों से या जो वित्तीय संस्थाएं हैं सरकार उनसे उधार लेकर पैसे जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ जो है आपका विदेशी मुद्रा के बढ़ते कोषों का मुद्रा की पूर्ति पर जो है प्रभाव नियंत्रित करना। विदेशी मुद्रा के बढ़ते कोष, विदेशी मुद्रा के बढ़ते
होना चाहिए, विदेशी मुद्रा के बढ़ते कोषों का मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना या इसकी मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव नियंत्रित करना। आदि और भी बहुत सारे उपाय रहेंगे। और यहाँ हम बात करें विदेशी मुद्रा के बढ़ते कोषों का मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव नियंत्रित करना। कहने का मतलब है कि जब हम वस्तुओं का निर्यात ज्यादा मात्रा में करते हैं तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होगी? विदेशी मुद्रा। और जितनी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हो रही है उसके बराबर ही रिजर्व बैंक को जो है नोट छापने पड़ते हैं, नोटों का निर्गमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें निर्यात कम कर देना चाहिए, निर्यात को तो बढ़ाया जाए, लेकिन जो हमें विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हो रही है उसका हमें कहीं और जगह जो है यूज किया जाना चाहिए। नोटों के निर्गमन के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें रिजर्व बैंक जो है शेयर्स या सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर या खरीदती है तो उसको जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो पैसा वो उसको निवेश में लगा सकती है। और इस प्रकार मुद्रा प्रसार की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में जो मुद्रा प्रसार हो जाता है उसको दूर करने में या उसको नियंत्रण करने में काम में आ सकती है। इस प्रकार ये बीजस्फीति के अंतर्गत करों में वृद्धि करके, सरकारी व्यय में कमी करके, ब्याज की दर को ऊंची करके, आयात बढ़ाकर, नियंत्रण व राशनिंग के द्वारा उत्पादन बढ़ाकर, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगाकर, बजट के घाटों को कम करके, विदेशी मुद्रा के जो बढ़ते हुए कोष हैं इनसे मुद्रा की पूर्ति पर या मुद्रा की पूर्ति जो बढ़ जाती है उस पर नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम संस्कृति की बात करेंगे कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति का इलाज या मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय विस्फीति के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार अविस्फीति को दूर करने के उपाय संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए संस्कृति। अब ये तो आपको पता ही है, अब इस स्थिति को दूर करने के उपायों में या आर्थिक मंदी को दूर करने के उपाय में काम में लिए जाते हैं उनको संस्कृति के उपाय कहकर पुकारा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय क्या कहलाते हैं, तो आपको लिखना है मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय विस्फीति और अविस्फीति को दूर करने के उपाय संस्कृति कहे जाते हैं। अतः संस्कृति अविस्फीति की समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। अगर हम इसकी बात करें संस्कृति की तो अविस्फीति जो हमारी समस्या है उस समस्या का समाधान या उस समस्या का इलाज ही संस्कृति कहलाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक पुनरुत्थान के विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो मंदी की तरफ चली गई है, कीमतों में जो लगातार गिरावट आ रही है जिससे उत्पादन पर, रोजगार पर और साथ में आय पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके वापस वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं, यानी कि आर्थिक पुनरुत्थान। आर्थिक पुनरुत्थान का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था हमारी विकास की तरफ जा रही थी उस विकास की अर्थव्यवस्था को वापस किस तरफ लाना, ऊपर की तरफ लाना ही आर्थिक पुनरुत्थानों के अंतर्गत आता है कि आर्थिक पुनरुत्थान के प्रयास किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में वापस स्थिरता लाई जा सके। इसके लिए है उत्पादन है, रोजगार है, आमदनी है, व्यवसायिक मुनाफे हैं, इन सभी
में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए जो है करों में कमी की जाती है। क्या किया जाता है? जैसे मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के लिए करों में वृद्धि की जाती है। यहाँ पर जो है संस्कृति के अंतर्गत आर्थिक पुनरुत्थान के लिए करों में क्या की जाएगी? कमी की जाएगी। कौन से करों में कमी की जाएगी? प्रत्यक्ष करों में कमी की जाएगी ताकि व्यक्ति की खर्च योग्य आय में वृद्धि हो सके। साथ में जो है ब्याज की दर में कमी की जाएगी ताकि व्यक्ति जो है ब्याज का पैसा न देकर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने को प्रोत्साहित हो। तो ब्याज की दर में कमी होना संस्कृति के उपायों के अंतर्गत आता है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि ब्याज की ज्यादा बड़ी भी दर नहीं है, इसे तो अच्छा जो है कम ब्याज की दर पर पैसा देने की अपेक्षा मैं क्यों ना पैसा निवेश करूं, ज्यादा से ज्यादा जो है व्यापार में पैसा लगाऊं ताकि उसका उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मात्रा में मिलेगा, आय ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, फलस्वरूप वस्तुएं ज्यादा मात्रा में बिकती है। यानी कि व्यापारियों को, उत्पादकों को और जो पूंजीपति हैं या जो व्यवसायी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ब्याज की दर में कमी करके। इसके साथ साथ सरकारी व्यय में वृद्धि करके सरकारी व्यय में वृद्धि। अब सरकारी व्यय में वृद्धि को आपको हमेशा ध्यान रखना है जी के अंतर्गत, या जो जी है इसे डिनोट करते हैं सरकारी व्यय में वृद्धि। जब लोगों के पास पैसा कम मात्रा में होता है तो वो कम वस्तु की मांग करते हैं, फलस्वरूप वस्तु की कीमतें नीचे या कम होती चली जाती है। तो लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है? व्यय करती है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पैसा लगाती है, सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, इसके अलावा नहरों का निर्माण करती है, सार्वजनिक परिसंपत्तियां जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए आपके, और भी जो है बहुत सारी सुविधाएं देने की कोशिश करती है ताकि रोजगार के माध्यम से ज्यादा लोगों के पास पैसा है, और जब ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो वो वस्तु की मांग करेंगे, और वस्तु की मांग करेंगे तो कीमत बढ़ने लगती है। कीमत स्तर को धीरे धीरे ऊंचा करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था आगे चलकर जो मंदी के गर्त से निकलकर अपना विकास व सामान्य व स्वाभाविक मार्ग ग्रहण कर सके। जिस मार्ग पर पहले अर्थव्यवस्था थी उसी मार्ग पर वापस अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक पुनरुत्थान के प्रयास किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था वापस क्या हो सके? स्थिर हो सके। इस प्रकार संस्कृति में जो है करों में कमी करके, ब्याज की दर में कमी करके, सरकारी या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। या आपके अविस्फीति को या अविस्फीति की जो समस्या है उसको दूर करने के उपायों के अंतर्गत संस्कृति आती है, और मुद्रास्फीति की समस्या जो है उसको दूर करने के उपायों में क्या आता है? विस्फीति आता है। तो कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय क्या होते हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना लिया जाता है कि विस्फीति किसे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विस्फीति किसे कहते हैं, संस्फीति किसे कहते हैं, और एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आते ही पढ़ाया था कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और अपस्फीति अनुपयुक्त क्यों, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि स्टैगफ्लेशन होता है कि एक तरफ तो कीमतें बढ़ रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, यानी व्यक्ति उस बढ़ती हुई महंगाई से कैसे लड़ सके। इससे बहुत ज्यादा जो है गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ये समस्या आजकल वर्तमान में देखने को मिलती है, क्योंकि अब जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, तो श्रमिकों की अब कम मात्रा में यूज या श्रमिकों का कम प्रयोग किया जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, और मशीनें और ये जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है उनकी लागत ज्यादा आती है, लागत ज्यादा आती है तो उनकी कीमत भी ज्यादा आती है। तो ये समस्या कि जब मुद्रास्फीति भी है साथ में और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है, ये कहलाता है आपका स्टैगफ्लेशन। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा की जाएगी। आज इतना ही।